नमस्ते हेमंत जी। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप ब्लूमडेल में रहते हैं, आपका यहाँ पे एक घर भी लिया हुआ है, आप रहते नहीं है, आपने यहाँ पे एक घर लिया हुआ है, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं हेमंत राजानेकर, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और करीबन 20 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और महिंद्रा में मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था और बिल्डिंग 1B में मैंने लिया था। तो 2011 में जब ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी तो महिंद्रा का ऑफिस सिटी में था, हम वहाँ पे गए और पूरे यहाँ के क्रेडेंशियल्स समझे उनसे और यहाँ पे आके साइट विजिट किए। और जो मिहान का फ्यूचर मुझे समझ में आया उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से मैंने लिया। उसमें मेरे दो इच्छा थी कि यहाँ पे एक तो रेंटल भी मिलेगा और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी रहेगा। ओके। तो इस हिसाब से ये मैंने यहाँ पे बिल्डिंग 1B एकदम स्टार्टिंग में आपने लिया था 2015 में पोजीशन मिला। 2011 में पैसे देना शुरू किया था। 2015 में जब आपने पोजीशन लिया, काफी साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली कोई सोसाइटी या कोई कमेटी या कोई एजीएम उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था। एजीएम काफी सालों बाद हुआ उसके बाद। तो आप इस कमेटी के साथ आप कैसे जुड़ गए? क्या हुआ कि 2015 में हमने पैसे दिए इनको, कैंप के पैसे इन्होंने हमसे लिए 2 साल के करके, अच्छा, एडवांस के। और वो उन्होंने बोला था कि कितना खर्चा हुआ उससे हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे। तो नेचुरली उस समय क्लब हाउस नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो खर्चा भी नहीं होगा। तो 2019 में सडनली क्या हुआ कि उन्होंने महिंद्रा ने इनवॉइस रेज कर दिया सबके ऊपर, फेज 1 के ओनर के ऊपर स्पेसिफिकली, बिल्डिंग 1, 2, 3 और कुछ RHDH के ऊपर, और 2 साल का फिर से कैंप मांग लिया। तो मैं सीधा सोसाइटी के ऑफिस में पहुंचा। मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर महिंद्रा पैसे मांग रहा है तो महिंद्रा शुड गिव द अकाउंट कि हाउ मच कैंप वाज कलेक्टेड एंड हाउ मच कैंप वाज एक्सपेंस। सो प्लीज कन्विंस मी दैट एक्सपेंसेस हैव ओवररन द कैंप, आई एम रेडी टू पे। तो ये सोसाइटी वालों को कुछ नहीं था, हड़बड़ी में राजीव को फोन करने लगे। उनको लगा राजीव मुझे समझाएगा कि ये ऐसा होगा। तो तब आप राजीव को जानते थे? नहीं, मैं राजीव को नहीं जानता था। अच्छा। उस टाइम पहले बार मैंने राजीव से मिला मैं यहाँ पे। और मैंने बोला कि भाई प्लेनली सिंपल मुझे एक है, मुझे ये आप हिसाब दीजिए। तो ये करीबन क्या हुआ कि इन्वेस्ट तो 2019 में रेज हुए थे, पर ये चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते 2020 तक चली गई। तो उस समय फिर जो लोग यहाँ पे शांतनु जी और मेश्राम जी यहाँ पे थे, तो मैं उनके पास में पहुंचा। उनके पास जाके मैंने उनको एक लेटर दिया, काफ़ी लेटर, मैंने महिंद्रा को भी लेटर दिया। वो जो उनको जो लेटर दिया मेरे पास में सोसाइटी के फाइल में भी है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि ये आप इनके साथ में निगोशिएशन क्लोज मत करो, ये अपने को महिंद्रा जो है ये अपने को पूरी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, या फिर उनको खुद को ही पता नहीं है। सही बात। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड देन इट शुड बी क्लोज्ड। इट वाज माय फर्स्ट थिंग एंड दैट इज व्हाई आई केम हियर एंड ऑल गॉट इन्वॉल्वड विद ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, तो ऐसे फिर आप ठीक है, आप इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर आप जो अभी करंट कमेटी है उसमें आपका काफ़ी एक बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा है, तो आप उसमें कैसे कनेक्टेड हुए, उस चीज़ में कैसे कनेक्टेड हुए? तो ये चीज़ें आगे बढ़ते गई और 2020 में जैसे ही फिर मार्च में कुछ यहाँ पे इंसिडेंसेस हुए और करंट वहाँ उस समय के जो ऑफिस बेयरर्स थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस बेयरर बोल सकते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी ने, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन किया तो उस समय पोजीशन ऐसी थी सोसाइटी की कि यहाँ पे डेट्स हो गए थे, करीबन 4 महीने से सिक्योरिटी एजेंसी को पेमेंट नहीं था, हाउसकीपिंग को पेमेंट नहीं था। ऐसी पोजीशन थी कि अगले महीने से वो काम पे नहीं आएंगे या शायद मार्च महीने से ही काम पे नहीं आते। और उसके साथ साथ 3-4 महीने का रिवर्स GST का भरा नहीं गया था। और पूरा मतलब मैं तो सिर्फ फाइनेंस समझता हूँ चीज़ें, बाकी तो खैर बाकी सब अच्छे से जानते होंगे और चीज़ें, बट फाइनेंशियली मेस था। और महिंद्रा ने हैंड ओवर कर दिया था, यहाँ के ऑफिस बेयरर्स थे वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे पर वो पूरी नहीं पड़ रही थी, और कुछ प्रेशर में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था फिर बाद में। तो ये सब चीज़ों को अब संभालना था। तो राजीव, तब मैंने राजीव से बात किया तो आई फाउंड हिम वेरी मैच्योर्ड गाय, आई फाउंड हिम ही इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, और साथ साथ में उसकी अकाउंट्स पे भी पकड़ है, बिजनेस पे भी पकड़ है। जिसकी बिजनेस है उसको फाइनेंस पे पकड़ रखना ही पड़ता है, तो बिजनेस चलता नहीं है। दिस इज द थिंग। सो आई गॉट, मेरे शिल्पी जी से मुलाकात हुई, राजीव से मुलाकात हुई, एंड आई फाउंड देम वेरी नाइस गाइज, और उनके साथ फिर मैं उसमें उनको मदद करने लगा। ओके। तो ये जो आपने उनके साथ आप जुड़ गए, राइट? मैं कुछ देर पहले मैं राजीव से भी बात की, मैंने मिस्टर शिल्पी से भी बात की। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो डेट से, जो डेट के बारे में आप बात कर रहे हो, और वहाँ से अब आज हम लोग कहाँ पे हैं। इनफैक्ट मैंने ये मिस्टर सुरजीत सरकार से भी बात की, उसके बारे में कुछ बताइए। तब डेट में थे। अब उसके बाद में ऐसा चैलेंज था कि कैंप बढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना था कि कैंप बहुत ज़्यादा है, और एट द सेम टाइम महिंद्रा के पास हमारे पैसे भी पड़े हैं। और उस सिचुएशन में फिर कैंप बढ़ाना भी नहीं है, महिंद्रा के पास पैसे भी पड़े हैं, वो भी वापस लेने का है, सोसाइटी में एक्रूवल्स भी करने के हैं, क्योंकि ये चीज मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के असेट्स डेप्रिसिएट होंगे। पंप है, हर बिल्डिंग में पंप लगे हैं, जरूर खराब होंगे, डेप्रिसिएट होंगे,
उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहाँ से आएंगी? सही बात। तो इंटरनल एक्रूअल्स चाहिए। इंटरनल एक्रूअल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आपके पास में रिजर्व्स नहीं रहेंगे तो वन डे यू विल स्टॉप। रिजर्व्स को प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड रिजर्व्स एज प्रॉफिट। तो ये भी एक चीज थी कि इंटरनल एक्रूअल्स भी करने हैं और उसके साथ साथ खर्चा भी चलाना है। तो हमने फिर उस एंगल से प्लानिंग करना शुरू किया। कुछ नॉन कैम इनकम जो है वो सोसाइटी का जो स्टोर है वहाँ पे वो 15,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी खा जाता था और वो खर्चा जो था वो सोसाइटी देती थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, और वो सामने वाला आदमी कुछ पेमेंट भी नहीं करता था सोसाइटी को। ये महिला ने की हुई एडजस्टमेंट थी, उसको उखाड़ना पड़ा पहले, और वो आप सब जानते हो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उसको हमने प्रॉपर वे से रेंट आउट करवाया, या उसको से अभी रेंटिंग का भी पैसा मिलता है, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी का 15,000 रुपये देता है, वो भी है। तो करीबन 27-28,000 रुपये महीने का देता है, और वो 15,000 रुपये जो खर्चे हो जाते थे तो वो भी बच गए। सो इसमें भी अराउंड 45,000 पर मंथ। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। और ऐसे कई चीजें हम प्रॉस्पेक्टिवली करना चाहते हैं। यहाँ पे जगह है, कहीं पे सलून के लिए जगह है अपने पास में, यहाँ पे इस चीज मेडिसिन शॉप के लिए कुछ सोचा जा सकता है, या ऐसे कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे हो सकती है। नॉन कैम इनकम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कृपया इसको प्रॉफिट एरिंग ना समझिए, क्योंकि ये पैसा है, प्रॉफिट होता तो हम घर ले जाते। प्रॉफिट नहीं है। सोसाइटी की बैलेंस शीट में आज 75 लाख के ऊपर की एफडीज है, और ये जो भी कमेटी आएगी उसके हाथ में ही आने वाली है। ये कोई किसी की ये नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक बात बताइए हेमंत जी, एक बात से तो मैं सहमत हूं कि कोई प्रोफिशिएंट फाइनेंस एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है ऐसे एक सोसाइटी को चलाने के लिए। और अगर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे राइट एफिशिएंटली, तो ये हो सकता है कि वापस हम लोग उसी सिचुएशन में जा। बिल्कुल ऐसा है कि पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करता है, और आप यू कैनॉट प्रिटेंड दैट यू हैव मनी। इफ यू हैव मनी देन इट शोज, इफ यू डोंट हैव तो वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हमारे पास में पैसा है करके। और पैसा जो है वो सोसाइटी को रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के आगे में प्लान्स भी है। अगर कैन 2 रुपए पे लाना है, कैसे लाएंगे? मेजरली इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या ऑप्शन है? सोलर ऑप्शन है। तो बिल्डिंग 3 का आप देखेंगे तो उसका मीटर जो खर्चा जो है उसके मीटर का बाकी बिल्डिंग से ट्वाइस और थ्राइस है, क्योंकि वहां से पंपिंग होता है ऊपर से, और वहां से वो पानी जो है वो RSDH को जाता है। अब मैं ऐसा जब सब चीजें कैलकुलेट करते तो प्रायोरिटी हमको सेट करनी पड़ेंगी कि पहले कमर्शियल मीटर कहाँ लगे हैं, तो क्लब हाउस में लगे हैं, तो उसके ऊपर अपने को पहले सोलर चाहिए, फिर बिल्डिंग 3 के ऊपर चाहिए। तो मैं बिल्डिंग 1 में हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिल्डिंग 1 में चाहिए सोलर, और किसी भी बिल्डिंग में सोलर लगे तो जो भी उसका फायदा होगा वो पूरी सोसाइटी को होना चाहिए। एक बात यहाँ पे मैं पूछना, इसके लिए इंटरनल एक्रूअल्स बहुत जरूरी है। राइट। और हम जो एक्रूअल्स कर रहे हैं इसमें से CCTV प्रोजेक्ट और ये सोलर का प्रोजेक्ट, इसका सोलर का पायलट प्रोजेक्ट, इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे पास में इंटरनल एक्रूअल्स है, ये 3-4 महीने में हमारे पास में रह जाएंगे और हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वेरी नहीं, तो मैं आपको जैसे पूछ रहा था कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, जो एक्सपीरियंस एक फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे किसी जन को होना बहुत ज़रूरी है ऐसी सब चीज़ों से ताकि वो हमें सजेशन दे सके, राइट एडवाइस दे सके। आप मुझे ये बताइए कि मैं राजीव से बात कर रहा था कि वो डेट से जैसे हम लोग प्रॉफिट में आए, या जो भी वो टेक्निकल टर्म है, आज की डेट में डू वी हैव एनी डेट? आज की डेट में सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन एनीवन? डेट पहली बात तो वो डेट ऐसा है कि डेट मतलब किसी से बोरो किया हुआ मनी रहता है। राइट। डेट नहीं, क्रेडिटर्स बोलिए आप उसको प्रॉपर टर्म में। ओके। सोसाइटी के पास में कोई भी ऐसे क्रेडिटर्स नहीं है कि जो टर्म से ओवरड्यू हो गए हैं। ओके। हमको मार्केट में 45 डेज की टर्म मिलती है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। पैसा हम तो ये पहले पॉसिबल नहीं था क्या, जब आप एकदम कोई ऐसा हो गया था कि 4 महीने आप अगर पेमेंट ना दो यहाँ पे तो सब बातें बाहर फैल जाती है। अगर आपका पूरा क्रेडिबिलिटी हैम्पर हो जाता है। एंड इसी से एक लिंक्ड मेरा सवाल है, जैसे अपने क्रेडिबिलिटी की बात की, हैम्पर हो जाता है जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है, हाउ डज इट इम्पैक्ट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड द सोसाइटी? दैट इज व्हाट हम जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स करके आए हुए हैं, हमारे 2 कंसर्न्स मैंने पहले ही बताया कि हमारा वैल्यू बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने जब ब्लॉक बुक किया था तो उस समय कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो 2700 रुपये में महिंद्रा ने दिया। फिर अब ये गार्डन बना, ये गार्डन बनने के बाद में यहाँ का फाउंटेन खराब हो गया, गार्डन ड्राई आउट होने लगा, और रेंटल मेरे को 7-8 हज़ार रुपये ऑफर आने लगी। मेरा 3 BHK है। तो उस समय तो फिर मैंने तो खाली रखा कुछ दिन। फिर बाद में जैसे जैसे चीज़ें सुधरी यहाँ पे, तो
एम्बियंस सुधरा तो लोग जो अंदर आते हैं उनका माइंडसेट बदलता है पूरी सोसाइटी की तरफ। किसी एक को फायदा नहीं होता है, सोसाइटी में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो भी अपना फ्लैट रेंट आउट करना चाहते हैं उनका रेंटल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस, उसका मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें है ये। और मेरा फ्लैट खुद टेनेंट पे लुपिन का जीएम मैनेजर है, जीएम नहीं है बट उसके सारे बंदे है यहाँ पे, अच्छे लोग हैं। मैं उनसे मिला तो मैंने बोला कुछ तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं बोले हमको। मैंने बोला लाइन बहुत जा रही है आपके यहाँ पे, नहीं बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ, वो एकदम तो मैं बोल सकता हूँ कोई कंप्लेंट नहीं टेनेंट की मेरे। तो आज एज एन इन्वेस्टर यू आर हैप्पी आज की डेट में? आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसा है कि मेरा रेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ये भी अभी महिंद्रा 4,500 में क्यों बेच पा रहा है चीज़ों को, तो ठीक है। अब क्योंकि यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, यहाँ पे मेंटेन हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल, मेरा एक और इन्वेस्टर्स लोगों से कहना है, मेरे साथ में बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को देखेंगे, तो कृपया अपना अपार्टमेंट जल्दी में ना बेचे। मुझे लगता है कि 2 साल में मिहान विल सी रेट ऑफ 6,000 to 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। यहाँ आजू बाजू में ठीक है बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है, मुराज में है, उसके बाजू में शिव कैलासा है या फर्स्ट सिटी है, पर ये जो महिंद्रा का एम्बियंस है यहाँ पे, और ये मिड राइज बिल्डिंग्स है, ये हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे ओपन स्पेसेस है, यहाँ पे ब्रीदेबल एरिया है, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ग्राउंड के बारे में बात हुई, तो ग्राउंड के ऊपर रोलर चला, ग्राउंड का एम्बियंस बढ़ा, वहाँ पे मेंटेन हुआ, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो लोग ये देखते हैं कि उनकी फैमिली को एक सिक्योर, एक हेल्दी लाइफ जो है वो ब्लूमडेल में आके मिलता है। तो इसीलिए यहाँ की इन्वेस्टमेंट की वर्थ जो है उनकी बढ़ेगी और रेंटल्स भी बढ़ेंगे। और आपको एक आखिरी सवाल, कहाँ देखते हो आप इस अपना इन्वेस्टमेंट है राइट 2 साल 3 साल में, और क्या करना अगर आप, क्योंकि आप एक कैंडिडेट हो, आप जीत के आओगे, मैं ये दुआ करता हूँ, तो क्या चाहोगे आप करना ब्लूमडेल के लिए ये और सारे मेंबर्स के लिए? सबसे पहले तो कैम रिडक्शन का हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स है वो कैम रिडक्शन के लिए जरूरी है। वन इज CCTV, वन इज रैशनलाइजेशन ऑफ गार्ड्स, और इसके बारे में मेरे ख्याल से तो एकमत है, मतलब दोनों पैनल्स में एकमत है कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे काफ़ी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स है, उनकी सलाह लेना चाहिए, और ये करके जब ये रैशनलाइजेशन होगा तो मैन पावर कॉस्ट भी कम होंगी, उसके साथ में सोलर या ऐसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स है, इससे इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चीज़ें, 2 एक्सपेंस मेन है, इलेक्ट्रिसिटी और ये करने के बाद में मेरे ख्याल से कैम जो है वो कंट्रोल में आएगा और मतलब कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो एम्बियंस मेंटेन करते हैं उसमें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सोसाइटी की अपकीप में प्रॉब्लम कर दिए पैसे के इसमें, तो कम करके अपने बजट कम करके उसके ऊपर, तो आपकी ही वैल्यू गिरेगी, आपकी रेंटल्स गिरेंगे और जो यहाँ रह रहे हैं उनकी फैसिलिटी डिग्रेड होगी। ओके, थैंक यू सो मच इवन जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपके पैनल के बारे में और अपने सिंबल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारा पैनल समृद्धि पैनल है, और समृद्धि मीन्स ओवरऑल वेलबींग, नॉट ओनली फाइनेंशियल वेलबींग बट ओवरऑल वेलबींग। तो फाइनेंशियल वेलबींग तो हम सोसाइटी की करेंगे ही, और वो करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को जो है यहाँ पे रहने वाले उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है और जो सर्विसेज सोसाइटी से वो चाहते हैं वो और अच्छे तरीके से उनको मिले, और बस यही कोशिश हमारी रहेंगी। और हमारा सिंबल तो अभी अलॉट हमने अप्लाई किया है काइट सिंबल के लिए, और जैसे काइट आकाश में जाता है पर उसकी डोर जो है वो नीचे जमीन पे रहती है, तो हमारा काइट ऊपर जाएगा पर हमारी इसकी डोर जो है ये हमारे कमेटी के हाथ में रहेंगी, और हमारा काइट जो है वो हवा में लहराएगा जरूर, ये मेरा विश्वास है। मुझे सब सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वोट करने जरूर आए, और ये हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसके ऊपर गौर फरमाएं, और हमें एक बार फिर से दोबारा सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।